तो हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ टू दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द वंडरिंग पाई। मैं हूँ आप सभी लोगों का दोस्त और होस्ट विश्व की बट फिर स्वागत करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है सेल। ठीक है, सेल को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इधर मैं सेल लिख देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, पहले देखेंगे चैप्टर मीनिंग। सेल को हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? सेल को हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लाइफ का, जो कि कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है फ्रीडमली, मतलब बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए वो एग्जिस्ट करता है हमारे बॉडी पर। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। जितने सारे दुनिया में लिविंग क्रिएचर्स हैं, सारे क्रिएचर्स सेल से बने हुए होते हैं। सेल परफॉर्म एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। तो सेल क्या करता है कि एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है जो हमारे बॉडी में होते हैं। रेस्पिरेशन यानी श्वास प्रश्वास लेने में, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। ठीक है, हमारे जो बॉडी में जो जो भी ग्रोथ होता है। की आइडिया मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको बताया दिया जा रहा है कि सेल क्या है। सेल, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक बिल्डिंग में, ठीक है, एक बिल्डिंग को बनने के लिए कुछ ब्रिक्स की जरूरत होती है। उसी तरीके से हमारे बॉडी को बनने के लिए कुछ सेल्स की जरूरत होती है, कुछ नहीं मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल की जरूरत होती है। तो इसीलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। तो जस्ट एज ब्रिक्स फ्रॉम बिल्डिंग सेल फॉर्म द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गेन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये प्रोसेस बिल्कुल ध्यान में रखना। आगे चलते हैं ओवरव्यू पर कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कवरी ऑफ द सेल पढ़ेंगे। सेल स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट्स को और सेल ऑर्गेनेल्स को और डिफरेंसेस को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे की प्रोसेसेस को और इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स को। आगे चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल्स की तरफ बढ़ते हैं। सेल की डिस्कवरी में हम लोग 5 साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे। पहला साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने डेड सेल में, कॉर्क सेल मतलब डेड सेल होता है ये, ठीक है, जो कि ट्री के बार्क में हमको मिलता है। ठीक है, ट्री के बार्क में हमको कॉर्क सेल मिलता है और वो डेड होता है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार एक सेल को ऑब्जर्व किया जो कि डेड सेल था। कहाँ पर ऑब्जर्व किया? उनके खुद के माइक्रोस्कोप में या फिर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में। प्रिमिटिव यानी पुराना माइक्रोस्कोप। ल्यूवेनहोक 1674 में ऑब्जर्व किया फ्री लिविंग सेल पोन्ड वाटर में। ठीक है, पोन्ड वाटर में उन्होंने ऑब्जर्व किया 1674 में लिविंग सेल्स को। यहाँ पर उन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था, यहाँ पर उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। ठीक है, और हाँ, रॉबर्ट हुक ने ना पहली बार 1665 में ही सेल नाम दे दिया था। ठीक है, सेल को नाम दे दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। परकिंजी 1839 में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया, जिसका जिसका मीनिंग होता है लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। सेल का जो भी लिविंग पार्ट होता है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। जैसे कि अंदर हो गया आपके पास सेल मेम्ब्रेन हो गया, या फिर आपका साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस होगा, वो सब लिविंग पार्ट होता है, इसलिए उनको हम लोग मिलाकर एक नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। स्लाइडन और स्वान, मैथियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान उनका पूरा नाम है। 1838 में मैथियस स्लाइडन और 1839 में थियोडोर स्वान ने प्रपोज किया था सेल थ्योरी को। ठीक है, सेल थ्योरी में उन्होंने बोला था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने बेसिकली इसी स्टेटमेंट को बोला था। रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में
ये बोला था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, जितने भी सारे सेल्स होते हैं प्री एग्जिस्टिंग, उनसे पहले के सेल से क्या होते हैं, डिवाइड होकर बनते हैं। रुडोल्फ वर्चो ने ये बोला था 1855 में। ठीक है, सेल थ्योरी में ये ऐड किया था। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपका सेल थ्योरी कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो गया सेल का फिर? सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। फंडामेंटल क्यों बोला जाता है सेल को? क्योंकि वो लाइफ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजों को परफॉर्म करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इसीलिए उसको फंक्शनल भी बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो बॉडी को एक शेप देता है, बॉडी को एक ढांचा देता है। ठीक है, इसीलिए उसको स्ट्रक्चरल बोला जाता है। आगे चलते हैं, यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से बने होते हैं, परफॉर्म करते हैं बहुत सारे लाइफ फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए बहुत सारे लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी जिनके पास सिर्फ एक ही सेल हो। एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे एमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। इन इन कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास बस एक ही सेल होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी दो या फिर दो से ज्यादा। ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स दैट स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, और बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर डिवीजन होकर काम किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमंस हो गया, प्लांट्स हो गया, या फिर फंजाई हो गया। आगे चलते हैं प्लांट वर्सेस एनिमल सेल की तरफ। ठीक है, हम लोग देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल फीचर सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स। ठीक है, ये सब फीचर्स हैं और इन्हीं फीचर्स के बेसिस पर हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेल वॉल के बारे में देखते हैं पहले। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेलुलोज से बना होता है। एनिमल सेल में वो एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में लार्ज और वैक्यूल्स बीच में लोकेटेड होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं और हर जगह लोकेटेड होते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में। प्लांट सेल का शेप होता है रेगुलर और फिक्स्ड, ताकि और यहाँ पर एनिमल सेल का शेप होता है इररेगुलर और फ्लेक्सिबल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में एनर्जी स्टोरेज स्टार्च के द्वारा होता है और एनिमल सेल में एनर्जी स्टोरेज ग्लाइकोजन के द्वारा होता है। ये कुछ फोटोज आप लोग देख सकते हो, डायग्राम देख सकते हो। ये डायग्राम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम मैंने इसीलिए लाया है क्योंकि ये डायग्राम बहुत ज्यादा इजी डायग्राम्स है। मैंने लाया है आप सभी लोगों के लिए, आप लोग इजीली इनको बना सकते हो। यूकैरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल के कुछ फीचर्स इधर है, सॉरी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स इधर है, और फीचर्स के वाइज हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी होता है और उसका एक फिक्स्ड मेम्ब्रेन भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जबकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और वहां पर डीएनए तो प्रेजेंट होता है भाई। तो डीएनए कहाँ पर, जहां पर प्रेजेंट होता है उसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलिज, कोई भी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होता है राइबोसोम्स के द्वारा, सॉरी राइबोसोम्स को छोड़कर। और यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे या फिर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया एग्जाम्पल हो सकते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में प्लांट्स, एनिमल और फंजाई एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं सिंगल सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में, और यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। ठीक है,
यहाँ पर आप लोग दो डायग्राम्स देख सकते हो, दो डायग्राम बहुत ज्यादा सिंपल बनाए गए हैं और इन्हीं के वाइज आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ शेप साइज और कुछ शेप्स और साइज के बारे में हम लोग जान लेते हैं सेल के। सेल के शेप्स जैसे कि स्पेरिकल हो गया, रेड ब्लड सेल, ये एग्जाम्पल है मेनली, और ये टाइप्स है। शेप जैसे कि स्पिंडल शेप भी, स्पिंडल शेप के सेल होते हैं जो जैसे कि स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स कुछ ऐसे शेप के होते हैं। ठीक है, और रेड ब्लड सेल तो आपको पता है स्पेरिकल होते हैं। ठीक है, इलोंगेटेड नर्व सेल्स कुछ वायरसेस की तरह होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से उनमें ब्रांचिंग भी होता है। ठीक है, उनमें कुछ ब्रांचिंग भी होता है, आप लोग देख लेना। ठीक है, नर्व सेल्स कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मेनली होता है आपका नर्व सेल्स। और एमीबा, एमीबा आपका कुछ ऐसा होता है, और उसके शेप को हम लोग बोलते हैं एमीबॉयड। इरेगुलर शेप होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। ठीक है, साइजेस देख लेते हैं जैसे कि स्मॉलेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड। ठीक है, माइकोप्लाज्मा होता है 0.1 माइक्रोमीटर के साथ। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में स्पर्म सेल होता है। लार्जेस्ट सेल वर्ल्ड में ऑस्ट्रिच एग होता है। लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में फीमेल का ओवम होता है, फिर ओवा या फिर एग सेल होता है जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल होता है या फिर न्यूरॉन, उस सेल का नाम है न्यूरॉन। ठीक है, देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल। दे आर, कुछ हम लोग बेसिक कंपोनेंट सेल को देखते हैं जिनको हम लोग डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं। सेल वॉल हम लोग पहले पढ़ेंगे जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल के साथ स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। सेल वॉल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल वॉल में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है कि श्रिंकिंग ऑफ सेल कंटेंट्स ड्यू टू वाटर लॉस। यहाँ पर आप लोग लिविंग सेल कंटेंट्स लिख दो। ठीक है, लिविंग सेल कंटेंट्स मतलब जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, मैंने आपको बताया कि लिविंग सेल कंटेंट्स को हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जब आपका श्रिंक हो जाता है तभी आपका क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब सेल वॉल देखो रिजिड स्ट्रक्चर होता है एक, दिस इज रिजिड और डेड होता है ये। ठीक है, तो इसीलिए सेल वॉल टच से मस ना होता। ठीक है, इसीलिए सेल वॉल टच से मस ना होता, तो उसके अंदर में जो भी लिविंग पार्ट है वो श्रिंक कर जाता है जब पानी सेल से बाहर जाता है। ठीक है ना, तभी वो जो पार्ट है वो क्या करता है, श्रिंक हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेफिनेशन देख लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि मटेरियल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, ओके। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ दीज मटेरियल्स। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ दीज मटेरियल्स, वो सिलेक्ट करता है कि कौन सा मटेरियल उसके अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल उसके बाहर जाएगा, सेल के अंदर और सेल के बाहर। कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स को देखते हैं। पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी के फॉर्म में जो भी एनर्जी आपका यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सब्सटेंसेस लो टू हाई के ग्रेडियंट में आपका मूव करता है, लो टू हाई में मूव करता है। ठीक है, जहां पर लो सब्सटेंसेस होगा वो हाई पर जाएगा। ठीक है, हाई की तरफ जाएगा, और लो से हाई की तरफ जाने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, और वो एनर्जी
एटीपी के फॉर्म में यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल में सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी यूज नहीं होती है, विदाउट एनर्जी यूज, मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये होता है आपका हाई टू लो, ठीक है, हाई टू लो होता है आपका ये। और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है आपका दो फॉर्म में, दो फॉर्म में, जैसे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के दौरान क्या होता है ना, आपका सब्सटेंसेस हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते हैं कहीं पर भी, ठीक है। सपोज ये आपका एक सेल है, यहाँ पर आपके बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या है, मटेरियल्स हैं, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पर बस एक ही कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हाई टू लो मूव कर जाएगा, और उसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। डिफ्यूजन आपके सेल के अंदर भी होता है, सेल के बाहर भी होता है, और सेल के अंदर बाहर भी होता है। मतलब बाहर अगर ज्यादा मटेरियल होंगे और अंदर कम मटेरियल होंगे, तो बाहर से अंदर बढ़ जाएगा। ऑस्मोसिस में आपका क्या होता है, ऑस्मोसिस में भी सेम ही चीज होता है, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, बस बाहर से अंदर जाते हैं, ठीक है, और अंदर से बाहर आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यानी वही सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वही है। तो हाई टू लो यहाँ पर भी मूव करता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बस पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो पार्ट हैं, जो कि हाई टू लो मूवमेंट में हेल्प करता है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बस वाटर कंसंट्रेशन में हेल्प करता है ऑस्मोसिस, और वाटर कंसंट्रेशन में हेल्प करता है कैसे, कि वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर पास करता है, तभी जाकर ऑस्मोसिस कहलाता है, या फिर वो डिफ्यूजन होता है। आगे चलते हैं, सॉल्यूशन कुछ ऑस्मोसिस में देखते हैं। हाइपोटोनिक मीडियम, ठीक है, देखो सपोज ये आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सपोज ये आपका एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कुछ इतना ज्यादा पानी है, ठीक है, कुछ इतना ज्यादा पानी है, और सेल के अंदर थोड़ा सा बस पानी है। तो जब सेल के अंदर थोड़ा सा पानी होगा, तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा आपका पानी, और क्या हो जाएगा, सेल फूल जाएगा, बाहर कम पानी हो जाएगा और अंदर ज्यादा पानी हो जाएगा, तो सेल फूल जाएगा, सेल स्वेल, फूलने को हम लोग बोलते हैं स्वेल, फूलना, ठीक है, फूलना, फूलने को हम लोग बोलते हैं स्वेल। तो हाइपोटोनिक तब होता है हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है वाटर का, वाटर का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, यानी क्या होता है, वाटर का जितना आपका सॉल्यूशन में वाटर होता है, उतना ही वाटर आपके सेल में भी होता है। तो नेट मूवमेंट जो होता है वो जीरो होता है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, आपका बाहर बहुत ज्यादा कम पानी होता है, और अंदर सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है। तो जब पानी यहाँ पर इस केस में क्या होता है, पानी बाहर से अंदर तक, सॉरी, अंदर से बाहर तक आता है, यानी ज्यादा पानी जहां पर है वो कम पानी की तरफ आता है, और बाहर वाला ग्रेडियंट गेन करता है, और यहाँ पर सेल लूज करता है पानी को, तभी क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाता है, ठीक है, सेल श्रिंक कर जाता है। तो हाइपरटोनिक मीडियम में ये होता है, तभी हाइपरटोनिक होता है मेनली। न्यूक्लियस में क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस देखेंगे अभी स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप, कंटेन्स क्रोमोसोम्स, डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियस में कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में भी होते हैं, या फिर वो दाने के फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन देखो जैसे कि ये अंदर वाला मेम्ब्रेन, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन, और यहाँ पर क्या होता है, एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है, मतलब अंदर सब्सटेंसेस को अंदर जाने के लिए एक गैप होता है, ठीक है। इसके कुछ फंक्शन जैसे कि कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी, और हाँ, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोला जाता है, कंट्रोल सेंटर, ठीक है, कंट्रोल सेंटर, ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी न्यूक्लियस को बोला जाता है, ठीक है, हाँ जी। अभी देखते हैं, और हाँ, न्यूक्लियस क्या करता है, रिप्रो जेनेटिक में चेंज लाने के लिए और रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस क्या होता है ना, आपको मैंने बताया कि जिस जिस भी सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, और वहां पर बस डीएनए प्रेजेंट होगा,
तो उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, सॉरी न्यूक्लियोइड, ठीक है, उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और उस सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस भी हम लोग बोल सकते हैं उसको। जो पूरा डायग्राम है इजी वाला, आप लोग देख लेना। साइटोप्लाज्म की तरफ बढ़ते हैं। जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये ऑर्गेनेलिस को कुछ कंटेंट करता है, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनेलिस होते हैं यहाँ पर, और ये होता है ये है आपका कंप्लीट सेल वाला डायग्राम, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, ये जो आपको दिख रहा है। माइक्रोफिलामेंट कोई जरूरत नहीं है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब आपका पूरा फिगर है, आप लोग देख लेना। सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन ए सेल। दे आर एज फॉलोज, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है रफ वाला, ये होता है स्मूथ वाला। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है ना, कोई भी लाइसोसोम्स यहाँ पर अटैच्ड नहीं हो, सॉरी राइबोसोम्स यहाँ पर अटैच्ड नहीं होते, जिसके कारण यहाँ पर लिपिड्स का सिंथेसाइज होता है और पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने में ये मदद करता है। रफ ईयर में क्या होता है कि देखो यहाँ पर रफ रफ दिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि राइबोसोम्स अटैच हुए हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस का एक साइट है। फंक्शन कुछ हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो जैसे कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है, और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करता है। गोल्गी apparatus के बारे में देखते हैं, जो कि स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है, और उसके कुछ फंक्शन हो जाएंगे, जैसे मॉडिफाई करता है और पैकेज करता है प्रोटीन्स को, और लाइसोसोम्स को भी फॉर्म करता है। यही ये क्या है, ये सिक्रेटरी वेसल है, जो कि लाइसोसोम्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। आगे चलते हैं लाइसोसोम्स की तरफ। लाइसोसोम्स ये पूरा एक बड़ा लाइसोसोम है, इसको मैंने आधा काटा है, तो कुछ इस तरीके से उसके अंदर दिख रहे हैं आपको। कंटेंट पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये जो आपको दिख रहा है ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम है। फंक्शन ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट एंड फॉरेन मटेरियल्स। ये क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है, और बाहर से फॉरेन मटेरियल यानी बाहर से जो भी कोई अननोन मटेरियल आता है उनको भी ब्रेक डाउन करता है, और खुद को मार देता है इन्हीं के लिए। और इसी को बोला जाता है सुइसाइडल बेक्स, या फिर डाइजेस्टिव बेक्स भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। और ये फंक्शन इसका होता है जो कि एटीपी बनाना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जब एटीपी बनाता है तभी तभी आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल होता है ये एटीपी, ठीक है। कुछ यूनिक फीचर्स जैसे कि डबल मेम्ब्रेन होता है इसका, और उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। प्लास्टिड्स कुछ देख लेते हैं। ये इतने सारे प्लास्टिड आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये दो प्लास्टिड मेन है आपका। या फिर एल्यूरोप्लास्ट भी एक होता है, ठीक है, आई थिंक यहाँ पर नहीं दिया गया, एक एल्यूरोप्लास्ट होता है, छोड़ो। फाउंड इन प्लांट सेल, ये बस प्लांट सेल में पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट सेल, ठीक है। तो ये बस प्लांट सेल में आपको मिलेगा। दो टाइप्स हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स दिखाए गए हैं, ये भी टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको अभी क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जानना है। फोटोसिंथेसिस कंटेन्स क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कंटेंट होता है, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टार्च स्टोरेज होता है, स्टार्च का, ऑयल का और प्रोटीन्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वैक्यूल्स की तरफ, ये लास्ट है। स्टोरेज सेक्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। ये वैक्यूल बहुत बड़ा एक ड्रॉप सा दिखता है आपको पानी का, ठीक है ना। और यही यही वैक्यूल में क्या होता है, आपका वाटर, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट स्टोर होता है। लार्ज प्लांट सेल में ये पाया जाता, सॉरी प्लांट सेल में ये बड़ा होता है, और एनिमल सेल में ये छोटा होता है। और ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। समरी कुछ देख लेते हैं। बेसिक फीचर ऑफ सेल हम लोगों ने जाना यहाँ पर। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोगों ने जाना, और डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोगों ने जाना। की कॉन्सेप्ट कुछ हम लोगों ने जाना, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल में हेल्प करता है और सेलुलर कंट्रोल में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, कंटेन करता है। और ऑर्गेनेल्स
स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस और स्टोरेज। तो यहीं पर हम लोग आज की क्लास को एंड करना चाहेंगे। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव ए गुड डे अहेड।